जनसंघर्ष मोर्चा के स्थापना सम्मेलन में मंच पर उपस्थित साथीगण, दिल्ली की सीमा पर पिछले 10 महीने से किसानों का नेतृत्व कर रहे बीकेयू क्रांतिकारी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह पोल, बीकेयू क्रांतिकारी के प्रदेश कमेटी के सदस्य अमृत सुखविंदर कौर, संचालनकर्ता साथी, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र साथीगण, साथ ही साथ झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए यहाँ के वीर बिरसा, सिद्धू कानू, फूलो झानो, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, रघुनाथ महतो के लड़ाकू संतानों, मैं आप तमाम लोगों को, उन तमाम युवाओं की तरफ से जो एक बेहतर समाज का स्वप्न देखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर शोषण रहित समाज की स्थापना हो, उन तमाम युवाओं की तरफ से इनकलाबी सलाम पेश करता हूं। साथियों, मैंने इस सम्मेलन का आधार पत्र पढ़ा और उसके बाद जो तमाम साथियों ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा और जो देश, दुनिया और झारखंड की स्थिति परिस्थिति है, उसके अंदर से मुझे एक ही चीज समझ में आई है। इस हाल से जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, वो एक ही चीज है, वो है संघर्ष, वो है लड़ाई, वो है जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई, वो है अपना हक अधिकार जो हमें मिला हुआ है उस अधिकार को पाने की लड़ाई। वो हमें यहाँ से मैं आज के इस सम्मेलन को एक ऐतिहासिक घटना मानता हूँ। मैं मानता हूँ, मैं पिछले 7 साल से झारखंड के अंदर रहकर पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने झारखंड के अंदर बहुत सारे मोर्चे को बनते हुए, टूटते हुए देखा है। बहुत सारे मोर्चे अभी भी मौजूद हैं। बहुत सारे मोर्चे सिर्फ रघुवर दास सरकार में बने थे, फिर खत्म हो गए। उनको लगा जब नई सरकार आ गई है तो मोर्चे की जरूरत खत्म हो गई है। आपके आधार पत्र में और जो यहाँ पिछले वक्ताओं ने जो बातों को रखा, उससे यही जाहिर होता है कि झारखंड की स्थिति परिस्थिति बिल्कुल भी बदली नहीं है। जो चीजें रघुवर दास सरकार में चली आ रही थी, उन्हीं चीजों को हेमंत सोरेन की सरकार भी आगे बढ़ा रही है। चाहे वो झारखंड के जंगलों का सैन्यीकरण हो, चाहे झारखंड के जंगल में रहने वाले आदिवासी मूल वासियों पर सुरक्षा बलों के लाठियों का प्रहार हो, इनके गोलियों का प्रहार हो, या फिर इनके जमीन से विस्थापन का सवाल हो, या फिर उनके हक अधिकार, उनके रोजगार को छीन लेने की बात हो। आज पूरे झारखंड के अंदर में, मैं आज ये अखबार पढ़ रहा था कि जो पिछले रघुवर दास सरकार में लगभग 6500 स्कूलों को बंद कर दिया गया था, उसका विलय कर दिया गया था। हेमंत सोरेन की सरकार भी बहुत सारे स्कूलों का विलय करने वाली है। आप जानते हैं, आप झारखंड के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ के जो गांव हैं, यहाँ के जंगलों में जो गांव हैं, उस गांव में एक गांव में कहीं 10 घर है, कहीं 20 घर है। उसके बाद दूसरे गांव की दूरी उनको 1 पहाड़ 2 पहाड़ लांघ के जाना होगा, और उसके बाद उस गांव में भी 10-20 घर है। अगर झारखंड के अंदर जनसंख्या के आधार पर स्कूल बनेगा, स्कूलों का विलय होगा, तो साफ सी बात है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि एक तो उनके सामने खुद ही शिक्षा के प्रति जो उनका रुझान है वो नहीं है। उसके पीछे कारण है, उनको लगता है अगर हम बच्चे को स्कूल भेजेंगे और अगर उसी बच्चे को हम गाय बकरी चराने के लिए भेजेंगे तो उससे कुछ आय होगा, उससे हमारा पेट भरेगा। बच्चे को स्कूल भेज के तो हम भूखे रह जाएंगे। उनकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी अगर उनके गांव में स्कूल है तो वो पढ़ लेते हैं। लेकिन अब जब रघुवर दास की तर्ज पर चलते ही हेमंत सोरेन सरकार ने भी कुछ दिनों में ये भी स्कूल को बंद करेंगे। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बैठक हुई
तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। वहां पे रघुवर दास बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे। उन्होंने जो वक्तव्य रखा है, उसके बाद 5 पेज का एक लेटर उन्होंने होम मिनिस्टर को दिया। उसमें कहा कि भाई झारखंड में हमने बहुत तीर मारा है, हमने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, बहुत सारे लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया है। हमने 5 संगठन को माओवादी कह के प्रतिबंधित कर दिया है। इस हाल में बैठे सभी लोग जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने एक भी संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया है, पिछली सरकार नहीं किया है। लेकिन इसने कहा मेरे पास लिखित में है, आप भी अगर उनके ट्विटर हैंडल को देख लेंगे तो आज से 5 दिन पहले उन्होंने शेयर किया। लेकिन उसने एक बात और कही गृह मंत्री अमित शाह को कि 6 संगठन झारखंड के रडार पे हैं, उस पे हम वाच कर रहे हैं, निगरानी में हैं, उनको भी हम बहुत जल्दी प्रतिबंधित कर देंगे। आप तमाम लोग जानते हैं जब 2017 में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मजदूर संगठन में प्रतिबंधित किया गया था, तो यही हेमंत सोरेन थे, यही शिबू सोरेन थे, यही कांग्रेस थी, यही सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएम लिबरेशन थे जो इनको सपोर्ट कर रही है, बोलने वाले कि ये तो मजदूरों के अधिकार पे हमला है, मजदूर संगठन को लोग कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। लेकिन आज इनकी बोलती बंद है। ये कह रहे हैं कि मैं और 6 संगठन को प्रतिबंधित करूंगा, वो वाच पे है। तो दोस्तों, मैं जब आपका आधार पत्र देख रहा था, आप लोगों का जब बात सुन रहा था, रामबल मरांडी बोल रहे थे कि किस तरह से पारसनाथ पर्वत जो आदिवासियों के लिए मरान गुरु है, मरान गुरु मतलब सबसे बड़ा पहाड़, उसको आज पूरा विश्व जैनियों के तीर्थस्थल के रूप में जानता है। आज पारसनाथ के चारों तरफ ऑलरेडी 12 सीआरपीएफ कैंप, ओपी और आईआरबी के कैंप हैं, आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन 12। लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि हम और 5 कैंप लगाएंगे। वो बोल रहे थे, जगह का नाम नहीं बोला उन्होंने। पर्वतपुर में एक कैंप लग गया है, केसाफुली में लगने वाला है, डुमरी में एक जगह लग गया है, मोहनपुर में लगने वाला, ढलकट्टा में लगने वाला है। ढलकट्टा में कैंप क्यों लग रहा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ एक बार बताता हूँ। पिछले दिनों अक्टूबर में वहां पे एक आदमी की मृत्यु हुई ढलकट्टा में। ऐसे ढलकट्टा मोतीलाल वास्ते का भी गाँव है, जिसको सीआरपीएफ कोबरा ने 2017 में मार दिया था। तो मैं अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूँ। वहां पे घर में श्राद्ध था, सीआरपीएफ के लोग गए और उसने जो है उन लोगों को पीटना शुरू किया कि तुम लोग माओवादी के लिए खाना बना रहे हो। ढलकट्टा के लोग, यहाँ भी वो लोग मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। मुस्लान वास्ते की पत्नी पार्वती मुर्मू भी आई हुई है। ये लोग मुख्यमंत्री के पास गए, मेरे गांव में सुरक्षा बलों का आतंक है, इसको कम कीजिए। मुख्यमंत्री ने क्या किया? मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, कम कर देंगे। लेकिन 10 दिन के बाद ऑर्डर आ गया, ढलकट्टा में एक सीआरपीएफ का कैंप लगा। जिस सीआरपीएफ ने मुस्लान वास्ते की हत्या करी, जिस सीआरपीएफ के लिए आदिवासी इंसान है ही नहीं, उनकी माँ बेटियां इंसान है ही नहीं उनके लिए, अब उनके कैंप, उनके हत्यारों का कैंप उनके गांव में खोला जा रहा है। तो दोस्तों, लड़ाई बहुत, जो आपने लड़ाई का बिगुल फूंका है, वो लड़ाई बहुत सारी कुर्बानियां भी मांगती है। ऐसे झारखंड, मैंने शुरुआत में ही कहा कि कुर्बानियों की धरती है। यहाँ आज जो भी हक अधिकार मिला है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप अपने बुजुर्ग से पूछिएगा, चाहे वो धनबाद हो, बोकारो, हजारीबाग हो, पलामू हो या फिर दुमका हो, किस तरह से वहाँ जमींदारों का राज था, किस तरह से वहाँ के जंगल में वन विभाग का राज था कि वन विभाग के घोड़े की टाप को देखकर लोग 2 किलोमीटर पहले ही भाग जाते थे। और किस तरह से वहाँ क्रांतिकारी आंदोलन ने हजारों एकड़ जमीन को कब्जा किया और आदिवासियों में बांट दिया। आज फिर उस जमीन पर यहाँ के पूंजीपति नजर पड़ी है, यहाँ के जमींदार नजर पड़ी है। वो चाहते हैं कि फिर से आपको जल जंगल जमीन से बेदखल कर दें। उस समय भी लोगों ने कुर्बानियां दी थी, चाहे बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, फूलो झानो हो या रघुनाथ महतो हो या शेख भिखारी जितराम भेदिया हो, तमाम लोगों की तस्वीरें लगी है। बिहार के स्वामी, जिस तरह से उनकी हत्या हुई, ये लोग क्या चाहते हैं? आज दोस्तों, मुझे खुशी है और मुझे थोड़ा सा डर भी है। ये डरने की बात नहीं है, ये डर नहीं, ये गर्व है। ये गर्व ये है कि जो आपने आज लड़ाई छेड़ी है, वो लड़ाई झारखंड का इतिहास बदलेगी, झारखंड का शक्लो सूरत बदलेगी।
लेकिन आपके माओवादी कहा जा सकता है कि आप माओवादी। आज झारखंड में बहुत सारे लाल झंडे की पार्टियां भी है। एक यहाँ पे लाल झंडे के लोगों से बात हो रही थी, तमाम लोग थे, सीपीआई के थे, सीपीएम के थे, लिबरेशन के। मैंने कहा भाई आप लोग हेमंत सोरेन की सरकार आई है तो आंदोलन नहीं कर रहे हो, क्या बात? बोला देखिए आंदोलन अगर करेंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगर तुम आंदोलन नहीं करोगे तो बीजेपी को फायदा होगा। अभी यहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है, उसके महासचिव ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को यहाँ की जनता की जो भावना है उसको पूरा करना है। सही बात, लेकिन भाई 2 साल होने वाले हैं। फर्जी एनकाउंटर में पीरी में ब्रह्मदेव सिंह खेरवार की हत्या हो गई, रोशन होरो की खूंटी में हत्या हो गई। क्या इस सरकार ने जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो उन हत्यारे सुरक्षा बलों पे FIR दर्ज किया? नहीं किया तो फिर ये लाल झंडे वाले इसको सपोर्ट करने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है? आपके समर्थन से अगर लोगों का खून बह रहा है, आदिवासियों का खून बह रहा है, और अगर आपका स्टेट कॉन्फ्रेंस उस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में लड़ाई का बिगुल नहीं फूंकता है तो फिर उस स्टेट कॉन्फ्रेंस का में कोई मतलब नहीं। दोस्तों, आज का ये जो आपने जो कहा है कि झारखंड के नवनिर्माण का संकल्प जो आपके आधार पत्र में आपने दर्शाया है, जो आपने कहा है कि झारखंड को लूटखंड में तब्दील करने वालों के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे, और साथ ही आपने किसान आंदोलन के प्रतिनिधि को भी अपने सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया है। तो मैं चाहूंगा, मेरी अपील रहेगी, मेरी गुजारिश रहेगी कि जो इस तरह का आंदोलन, एक ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली की सीमा पे हो रहा है, उसी तरह का ऐतिहासिक आंदोलन झारखंड से भी शुरू हो। उस 3 कृषि कानून को खत्म करने के सवाल पे भी, 4 श्रम कोड कानून खत्म करने के सवाल पे भी, झारखंड में जो मिलिटराइजेशन हो रहा है, सैनिकरण हो रहा है, उसके खिलाफ पे भी, और जो यहाँ जल जंगल जमीन पे जो यहाँ की कॉर्पोरेट का जो नजर है उसकी आंख को नोच डालने के लिए भी एक आंदोलन की जरूरत है, और एक इनकलाबी आंदोलन की जरूरत है। और हम इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करेंगे कि यहाँ से बहुत लड़ाई शुरू हो, और हम किसान प्रतिनिधि जो आए हुए हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे। तो साथियों ने कहा भी ये लोग भी किसान हैं, इनकी जगह है, तो साथियों आप भी दिल्ली की सीमा पे भी आप भी इन लोगों की आवाज को उठाएं। ये लोग भी आप लोगों के साथ है, ये साझी लड़ाई है। इस साझी लड़ाई को लोग साझा लड़ें। तो छत्तीसगढ़ के लोग लड़ रहे हैं, तो उड़ीसा के लोग लड़ रहे हैं, तो झारखंड के लोग लड़ रहे हैं, तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी लड़ रहे हैं, वो भी किसान हैं। और उन किसानों की लड़ाई की गूंज भी दिल्ली की बॉर्डर से आए। मेरी ये अपील रहेगी सुरजीत सिंह कोल और सुखविंदर कौर जी से, और आप तमाम साथियों से भी ये मैं उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि जो आपने आधार पत्र में जो आपने लड़ाई जज्बा दिखाया है, जोश दिखाया है, जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को आप पूरा करेंगे। और एक पत्रकार की हैसियत से मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी लड़ाई के साथ हर हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलूंगा। फुल जोहार तमाम साथियों को। कुछ चीजें दिल्ली आंदोलन से जुड़ के करनी और जरूरी है बातें, वो मैं आपसे करना चाहूंगी। एक तो दिल्ली का जो आंदोलन है वो भारत के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बना है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी हम जब दूसरी स्टेट में जा रहे हैं जो थोड़ी दूर है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज के ऊपर लड़ाई हो रहा है। सरकार के साथ एक बड़ा लड़ाई हो रहा है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी किस मुद्दे पे क्यों लड़ाई हो रहा है, क्यों इतना बड़ी संख्या में पंजाब से पहले और फिर हरियाणा से लोग उसके दिल्ली के बॉर्डर पे आ गए और यूपी आ गए। बात साथियों, बात यह है कि अन्न का जो संकट था, उस संकट को हल करने के लिए जहां की सरकार ने कारपोरेट को फायदा देने का एक
एरिया है जो आज पूरा संघर्ष का सेंटर बना हुआ है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी, ये सब हरित क्रांति का एरिया है, जहाँ पे खेती को बहुत उन्नति मिला। लेकिन वो उन्नति लोगों के बलिदान की कीमत पर मिला, किसानों की खुदकशियों की कीमत पर होती है। वो ऐसा उन्नति है जिसमें कारपोरेट का बहुत ज्यादा विकास हुआ, कंपनी को बहुत पैसा मिला है, लेकिन किसान के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। और ये जो 3 कानून आए थे उसके ऊपर एक और नया हमला, वो नया हमला ये है कि वहां पे जो 2 फसलें होती हैं पंजाब में, धान और गेहूं, तो दोनों फसलों को बेचने के लिए एक गांव के स्तर पर भी मंडी का प्रबंध था, खाई बोलेंगे, जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट अनाउंस करती थी रेट, उस रेट के ऊपर फसल बिकती थी। ऐसा नहीं है कि 1900 रुपए का रेट सरकार अनाउंस कर रही है और बिहार जैसे स्टेट में 800 रुपए को फसल उठा ली है। पंजाब में ये नहीं, 1900 का मतलब 1900। तो ये जो पहला कानून है, ये उस मंडी को खत्म करने का कानून है। 1900 पर बेचते हुए भी हर रोज किसान खुदकशी कर रहे, और जो नौजवान लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में विदेशों को प्रवास कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में नशे में जा रहा है। एक अच्छा खासा हिस्सा नौजवानों का गैंगस्टर बन रहा है। तो हरित क्रांति का ये प्रभाव जो है हम झेल रहे थे, तब ये कानून आया कि ये जो मंडी है इसको खत्म करेंगे। पहला कानून था उस मंडी को खत्म करना। दूसरा कानून कि किसान अपना जमीन के ऊपर खेती करे, लेकिन कंपनी बताएगी कैसे करना है, और कंपनी बताएगी आपको क्या पैदा करना है, कौन सी क्वालिटी का पैदा करना है। तो उस क्वालिटी के चक्कर में पूरी दुनिया के अंदर कंपनियों ने किसानों को जमीन से बेदखल किया। ये सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ था, ये पहले हो चुका है अमेरिका में, यूरोप में हो चुका है, दुनिया भर के जो बड़े देश हैं उसमें हो चुका है। अमेरिका में आज 2% लोग हैं किसान, और वो भी सब्सिडी पे जीते हैं, फिर भी जी नहीं पाते हैं, सुसाइड करते हैं, खुदकशी कर रहा है किसान अमेरिका में, कनाडा में। तो एक्चुअली में कंपनी के द्वारा बताए हुए नियमों पे किसान खेती करके अपनी जमीन को बचा के नहीं रख सकता है, उसको जमीन कंपनी को देनी पड़ती। ये केवल प्रदेश का नहीं, हमारे देश का भी यही किया था। गन्ना का सारा खेती कॉन्ट्रैक्ट खेती है, हजारों करोड़ रुपया मिले रख के बैठी। तो दूसरा कानून था ठेका खेती कानून, इसको बोल देते हैं सरल भाषा में। इसका विरोध कर रहे थे कि किसान पैदा कर रहा है और सदियों से कर रहा है, कौन सा कंपनी है जो किसान से ज्यादा मुहारत है, कौन कंपनी है जो किसान से खेती ज्यादा
तीसरा कानून कहता है जो चाहे जितनी महंगाई करके आप बेच सकते। तो इसलिए इन 3 कानूनों के ऊपर पंजाब के अंदर शुरू हुआ। पंजाब के बाद 2 महीने के बाद दिल्ली में जब हम लोग आएंगे तो तीसरी मांग आई, क्योंकि पंजाब में रहते हुए हम इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि बाहर फसलें क्यों कैसे लूटी जा रही है। बिहार में 800 रुपए को धान मिल रहा है, हमें नहीं पता था। जब हम दिल्ली आए हैं, सब जगह के किसान वहां पहुंचा है, तब पूरा स्थिति सामने आया संयुक्त मोर्चा के और एमएसपी की मांग को जोड़ दिया। तो तीनों कानून हर आम और खास की जिंदगी पे असर डालेगा। ठेका खेती में किसान की मर्जी नहीं है, वो क्या बीतेगा। विदेशों में, पीरू में ये लोग गन्ना की खेती करवाए और वहां की जनता आलू खाती थी, आलू मिला नहीं, गन्ना बिका नहीं। किसानों ने गन्ने में खड़ के खुद को आग लगाई। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे खेतों में जो चीजें हम आज बो रहे हैं वो भी हम खा भी रहे हैं। अगर पंजाब का किसान चावल नहीं खाता है तो बाकी सारा देश खाता है। पंजाब का किसान गेहूं उगाता है और गेहूं खाता है। हम जो उगा रहे हैं वो खा भी रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज ये है कि जो हम उगा रहे हैं अपने ही खेतों में खुद ही खा रहे हैं, वो इस चीज को भी खत्म करना चाहिए। वो चाहते हैं कि जो खेतों में उगे वो सारे का सारा मंडी में आना चाहिए और जो आपने खाना है वो सारे का सारा बाजार में आना। तो ये हमारी थाली को उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये चीज थी जिसने इस संघर्ष को इतनी ऊंचा दी। दूसरी बात, मैं शहीदों का धरती है झारखंड और पंजाब भी शहीदों का धरती है। बहुत बड़ा बड़ा संघर्ष इतिहास में हुआ है और जो हम दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे, ये वही सिंगू बॉर्डर है जहां से बंदा बहादुर को लेके गए शहीद करने के लिए दिल्ली। ये वही रास्ता है जहां से गुरु तेग बहादुर को लेके गए चांदनी चौक में शहीद करने के लिए। तो दिल्ली के साथ पंजाब का वो पुराना दुश्मनी भी इसमें काम आया। वो भावना लोगों के अंदर कि हमारे गुरुओं को इसी दिल्ली ने शहीद किया। हमारे बंदा बहादुर जी को, जिसने किसानों को सबसे पहले जमीनें बांटी, जागीरदारी के ऊपर सबसे पहले पंजाब के अंदर चोट लगाने वाले बंदा बहादुर जी, उनको इसी रास्ते से ले जाकर के शहीद करके, उनके बेटे को शहीद करके, उसका दिल निकाल के बंदा बहादुर के मुंह में डाला। ये पंजाब कभी भूला नहीं। ये अजय तौर पे नहीं मेघालय का गवर्नर बोल रहा कि आप इनको खाली हाथ मत लौटाएं। वो जानते हैं कि पंजाब सदियों से लड़ता है। अगर आज दमन करके इस संघर्ष को कुचल दिया जाए जो कि शांतिपूर्वक चल रहा है, तो सबको पता है कि पंजाब में शांति नहीं रहेगी। यही कारण है, यही दबाव है। ये जो शांतिपूर्ण संघर्ष है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिलिटेंट हिस्ट्री है। यही इस संघर्ष का जन्म है। खून इस संघर्ष में वक्त कुछ नहीं कर पाए हैं सब एक साथ। ये कांग्रेस है जो डॉक्टर प्रपोजल को लेके आती है और बीजेपी है जो कृषि कानून लेके आती है।
10 दिन के लिए धान का खरीद पीछे किया था। संयुक्त मोर्चे का ऐलान हुआ है कि सब एमएलए और विधायकों का घर घेरो, एक कुत्ता भी उनका बाहर नहीं आना चाहिए। और शाम तक सेंट्रल गवर्नमेंट का बयान आ गया, आज से शुरू हो गया। एक ही दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट को पीछे धकेल दिया। बहुत सारे लोग जो पूछते हैं आप इतनी देर से इतना लंबा संघर्ष कर रहे हो, सरकार मान नहीं रही है, आपका उपलब्धि क्या है? हम ये कहना चाहते हैं हम संघर्ष जीत चुके हैं। हम संघर्ष कैसे जीत चुके हैं? जो हमारा नौजवान लोग गैंगस्टर बन रहा था, वो झंडा उठा के दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा। जो नौजवान लोग नशा खा रहा था, मौत हो रही थी ओवरडोज से, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बन रही थी, वो सब नौजवान आज हमारी स्टेट में भाषण दे रहे हैं। हम अपना अगली जनरेशन को ये बताने में कामयाब रहे हैं कि हुकूमत हमारा दुश्मन है, लोगों का दुश्मन है। हम सबको इकट्ठा होकर इसके साथ लड़ना है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारी पूरी जनरेशन ने झंडा उठा लिया है। और पंजाब से जब भी झंडा बुलंद हो जाता है एक बार, फिर सदियों तक बुलंद रहता है, लंबा लड़ाई चलेगा। ये लड़ाई खत्म होने वाला नहीं है। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि अगर ये 3 कानून वापस भी हो जाते हैं, तब भी हम यथास्थिति में ही जाएंगे, तब भी इंकलाब तो हो नहीं जाएगा। तो अगलियां लड़ाइयां लड़ेंगे, उसके लिए तैयारी हो रही है, उसके लिए रिहर्सल हो रही है दिल्ली के बॉर्डर। अभी जो सरकार ने देखना है वो देखे, उसको लोगों की कैसी लड़ाई देगी। अभी बाल कौन के खेमे में वो देखेंगे। हम लोग क्लियरली बोला है, हम शांतिपूर्ण लड़ना चाहते हैं। आप लठ मार रहे हो, हम लठ खा रहे हैं। आप बैरिकेड लगाओगे, हम उठा के अलग रखेंगे, लेकिन किसी को मारेंगे नहीं। ये पहली स्टेप है लड़ाई की। सरकार को चाहिए कि वो इस बात को समझे। सरकार को चाहिए कि वो इस बात को समझे और मांगे माने। दूसरी उपलब्धि है, मैं समय मेरा खत्म है, दूसरी उपलब्धि है मैं आपको बताना चाहती हूँ। सिर्फ पंजाब में टोल प्लाजा पे 700 करोड़ रुपया हमने जनता का बचाया एक साल में। 800 करोड़ रुपए का हमने इनका सूखा बंदरगाह था लुधियाना में, वो बंद कराया है अडानी का। 1500 करोड़ रुपया जनता का बचाया सीधा सीधा। जियो का सिम बाइकाट किया है, जियो का सिम नहीं आज पंजाब में मिलेगा। वॉलमार्ट का बेस्ट प्राइस है, वो अपना बिस्तर लपेट रहा है। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इस संघर्ष ने हमें बताया है कि कारपोरेट कबूतर जैसा होता है, अगर आप जोर जोर से खड़ा करोगे तो उठ जाएगा। और संयोजक मंडली का चुनाव